नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कार्नो इंजन के बारे में संपूर्ण और विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और एंट्रोपी। इस वीडियो के अंत में इन सभी बिंदुओं पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले हम बात करेंगे कार्नो इंजन के बारे में। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि लास्ट वीडियो में हमने ऊष्मीय इंजन के बारे में अध्ययन किया था और हम ये जानते हैं कि ऊष्मीय इंजन एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें चक्रीय प्रक्रम के द्वारा सतत कार्य हम प्राप्त करते हैं। तो ऊष्मीय इंजन एक ऐसा उपकरण होता है जो चक्रीय प्रक्रम के द्वारा सतत कार्य देता है। लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी ऊष्मीय इंजन ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकता, अर्थात किसी भी ऊष्मीय इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। किसी भी ऊष्मीय इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। व्यवहारिक रूप में यदि हम बात करें पेट्रोल डीजल वाले इंजन की, तो उनकी दक्षता 40 से 50-55% तक होती है। तो सादी कार्नो नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट में इन्होंने जो प्रायोगिक ऊष्मीय इंजन होते हैं उनके सभी दोषों को दूर किया और फिर अपना एक इंजन निर्मित किया जिसको हम कार्नो इंजन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कार्नो इंजन कहा जाता है। तो कार्नो इंजन है क्या? जो प्रायोगिक इंजन के सभी दोषों से मुक्त जो इंजन है उसको हम कार्नो इंजन कह रहे हैं। हालांकि कार्नो इंजन व्यवहारिक रूप में, प्रायोगिक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये केवल और केवल सैद्धांतिक थ्योरेटिकल इंजन ही है। क्लियर? तो इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर हम देखेंगे कि कार्नो इंजन होता क्या है, इसकी बनावट किस प्रकार की होती है, ये काम कैसे करता है और किसी कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो कितनी होती है, इन सब की चर्चा अब यहां पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कार्नो इंजन है क्या, कि एक ऐसा सैद्धांतिक इंजन जो कि प्रायोगिक इंजन के सभी दोषों से मुक्त होता है। चलिए आपके सामने मैं पुट कर देता हूं कि कार्नो इंजन क्या है, कि ऐसा सैद्धांतिक इंजन, ऐसा सैद्धांतिक इंजन जो प्रायोगिक इंजन के सभी दोषों से मुक्त हो, जो प्रायोगिक इंजन के सभी दोषों से मुक्त हो, सभी दोषों से मुक्त हो, कार्नो इंजन कहलाता है। कार्नो इंजन कहलाता है। ये देखिए, जो कार्नो इंजन है वो व्यवहारिक रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकते। कार्नो इंजन को व्यवहारिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। व्यवहारिक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, किसी भी कार्नो इंजन के जो प्रमुख भाग हैं वो समझें। उसमें इंजन के 3 भाग होते हैं, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ तथा सिंक। वो भाग तो इसमें होते ही हैं। इसके अलावा इसमें एक चौथा पार्ट और होता है जिसको हम कुचालक स्टैंड कहते हैं। चलिए देखिए किस प्रकार का होगा, क्या होगा। मैं यहां पर पहले इसके प्रमुख भाग आपके सामने पुट कर देता हूं। प्रमुख भाग, पहला जो भाग है वो है स्रोत, दूसरा जो भाग है वो है कार्यकारी पदार्थ या सिलेंडर,
कार्यकारी पदार्थ या सिलेंडर, और तीसरा जो पार्ट है वो है सिंक, और चौथा जो भाग है वो हमारे पास में है कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड। अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे कि इनकी जो बनावट है वो किस प्रकार की होगी। ध्यान दीजिए कि यहां पर होता है एक तो स्रोत, कुचालक दीवारों वाला होगा, और इसका जो ऊपरी भाग है वो चालक दीवार वाला होगा, उच्च ताप वाला भाग होता है। ये हमारे पास में एक कुचालक स्टैंड है, कुचालक स्टैंड, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो हमारे पास में है सिंक। और यहां पर होता है एक बेलनाकार सिलेंडर, जिसके ऊपर यहां पर पिस्टन भी लगा होता है। देखिए समझ लीजिए, ये हमारे पास में है स्रोत, ये क्या है स्रोत, और इसका जो टेम्परेचर है वो उच्च होता है, जिसको हम T1 से लिख रहे हैं। ये हमारे पास में है सिंक, इसका टेम्परेचर निम्न, और उसे हम T2 से पुट कर रहे हैं। ये हमारे पास में है कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड, और ये है एक बेलनाकार सिलेंडर, बेलनाकार पात्र। ठीक है, यहां पर भरा होता है कार्यकारी पदार्थ, जो कि यहां पर आदर्श गैस यूज में लेते हैं। ये यहां पर क्या भरा है, कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ, और ये है पिस्टन। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पिस्टन है। तो ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये जो स्रोत है वो उच्च ताप तथा अनंत उष्माधारिता वाला भाग होता है। स्रोत का जो टेम्परेचर है वो उच्च होता है, और इसकी उष्माधारिता होती है वो अनंत होती है। उच्च ताप है जिसको हम T1 लेकर चल रहे हैं, और उष्माधारिता अनंत, उष्माधारिता इसकी क्या लेकर चलेंगे, अनंत लेकर चलेंगे। कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहां पर हम आदर्श गैस लेकर चलेंगे। सिंक के रूप में हम देखिए निम्न ताप होगा इसका, जिसको हम T2 लेकर चल रहे हैं। हालांकि इसकी जो उष्माधारिता है वो अनंत होती है, उष्माधारिता इसकी क्या होगी, अनंत होगी। देखिए एक कुचालक स्टैंड भी यहां पर होता है। इसके बनावट एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो स्रोत है इसका टेम्परेचर उच्च होता है। ये वाला जो पार्ट है वो कुचालक दीवारों वाला भाग होगा, ये जो दीवारें हैं वो कुचालक दीवारें हैं। जो ऊष्मा है वो केवल और केवल इस भाग से आदान प्रदान की जा सकती है। उष्माधारिता अनंत उच्च ताप वाला भाग होता है, इसको हम स्रोत कह रहे हैं। T1 इसका टेम्परेचर होता है। क्लियर। एक यहां पर है कार्यकारी पदार्थ या बेलनाकार पात्र। तो बेलनाकार पात्र यहां पर होगा, इसकी जो दीवारें हैं वो कुचालक दीवारें होती है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं वो कैसी है, कुचालक दीवारें। इसका जो निचला जो पृष्ठ है वो उसमें चालक पृष्ठ है। ये उसमें चालक है, ये उसमें चालक है, ये उसमें चालक पृष्ठ यहां पर होंगे। लेकिन यहां से इसकी जो पिस्टन है, ये जो दीवारें हैं, ये सब कुछ क्या है, उसमें कुचालक दीवारें हैं। जो सिंक आप देख रहे हैं इसकी भी चारों ओर की जो दीवारें हैं वो कुचालक दीवारें होगी। चारों ओर की दीवारें कैसी है, कुचालक दीवारें होती हैं। केवल जो ऊपरी भाग होता है उसके जरिए ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसे हम सिंक कह रहे हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो निम्न होता है, उष्माधारिता अनंत होती है। फिर देखिए कुचालक स्टैंड। ये जो कुचालक स्टैंड है ये चारों ओर से ही उसमें कुचालक, ये तो न तो ऊष्मा लेगा न ही ऊष्मा देगा। कुचालक स्टैंड का अर्थ ही यही है। क्लियर। अब ये कैसे काम करता है, काम करने का तरीका हम देखेंगे। तो देखिए किसी भी कार्नो इंजन के अंदर 4
उष्मागतिक प्रक्रम होते हैं और फिर जो निकाय है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। हम ये जानते हैं कि किसी भी उसमें इंजन के अंदर चक्रीय प्रक्रम होता है, तो यहां पर 4 प्रक्रमों से गुजरता हुआ निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। हम जो विभिन्न चक्कर से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है उस चक्कर को हम कहते हैं कार्नोट चक्र। क्या कहा जाता है? कार्नोट चक्र। ये जो कार्नोट चक्र है इसमें 4 उष्मागतिक प्रक्रम होते हैं। कितने प्रक्रम होंगे? 4 उष्मागतिक प्रक्रम होंगे। और देखिए एक एक करके इन सभी प्रक्रम को आप देख लीजिए कौन कौन से प्रक्रम होंगे। एक बार मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं, फिर हम एक एक करके उन सभी प्रक्रम को ज्यादा अच्छे से बेटर तरीके से यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला जो प्रक्रम है वो है समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार होता है। कार्नोट चक्र के अंदर 4 उष्मागतिक प्रक्रम होंगे और उनमें से जो पहला है वो है समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार, हम समतापीय प्रक्रम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमें समतापीय प्रक्रम तथा रुद्धोष्म प्रक्रम दोनों की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो कार्नोट चक्र है उसमें 4 प्रक्रम होंगे, समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। एक एक करके यहां पर हम समझ लेते हैं। पहला जो प्रक्रम है प्रथम प्रक्रम, इस प्रथम प्रक्रम का नाम है समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार। और समतापीय प्रसार के अंदर जैसे हम कंसीडर कर लें कि जो निकाय है वो बिंदु A से, जिसके कोऑर्डिनेट P1, V1 और T1 है, से वो B में पहुंच जाता है जिसके कोऑर्डिनेट हैं P2, V2 और T1। देखो जो टेम्परेचर है वो इसमें चेंज नहीं होगा, तापमान यहां पर नहीं बदलेगा। फिर दूसरा जो प्रक्रम है वो है रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार। और रुद्धोष्म प्रसार के अंदर निकाय है वो B से, जिसका कोऑर्डिनेट P2, V2, T1 से ये C में पहुंच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं P3, V3 और T2। यहां पर टेम्परेचर जरूर चेंज हो जाएगा। तीसरा जो प्रक्रम है तृतीय प्रक्रम, इसमें समतापीय संपीड़न होगा। समतापीय संपीड़न। समतापीय संपीड़न होगा। तो जो निकाय है वो C, जिसके कोऑर्डिनेट P3, V3, T2 हैं, से ये D में पहुंच जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट हैं P4, V4। और देखिए समतापीय प्रक्रम हो रहा है तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अंत में यहां पर जो चौथा प्रक्रम है वो हमारे पास में है रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न। और रुद्धोष्म संपीड़न में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगा D, जो कि P4, V4, T2 से ये A में लौट जाएगा, जो कि P1, V1, T1 जिसके निर्देशांक हैं। इसे आप समझ लीजिए। कार्नोट चक्र में 4 उष्मागतिक प्रक्रम होंगे। उसमें सबसे पहले समतापीय प्रसार, वो A से अवस्था B आ जाएगी। फिर होगा रुद्धोष्म प्रसार, जिसमें B से अवस्था C आ जाएगी। फिर होगा समतापीय संपीड़न, C से अवस्था D आ जाएगी। और अंत में होगा चौथा प्रक्रम रुद्धोष्म संपीड़न, जिसमें अवस्था D से अवस्था A आ जाएगी। प्रारंभिक अवस्था में निकाय आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो अवस्थाएं हैं वो कैसे प्राप्त होती है वो भी समझ लेते हैं। कैसे काम करता है ये इंजन, कार्यविधि समझे। यहां से इस पिस्टन को उठाकर यहां पर रखेंगे स्रोत के ऊपर, तो एक नियत ताप के ऊपर ये इसको उष्मा देगा, क्योंकि यहां से उष्मा दी जा सकती है, यहां से ली जा सकती है, दी भी जा सकती है। तो इसका जैसे इसको उठाकर यहां पर रखेंगे
तो ये जो स्रोत है वो इस आदर्श गैस को, कार्यकारी पदार्थ को उष्मा देगा। उष्मा देगा तो इसमें प्रसार होगा। इसमें क्या होगा? प्रसार होगा और एक समान ताप पर होगा। तो यहां पर होने वाला है समतापीय प्रसार, और ये मैंने यहां पर पहले ही बिंदु में पुट कर दिया है। समतापीय प्रसार अवस्था ए से बी में निकाय पहुंच जाएगा। फिर इस सिलेंडर को उठाकर वापस हम कहां रखेंगे? कुचालक स्टैंड पर। तो देखिए, कुचालक स्टैंड पर उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, न तो निकाय उष्मा लेगा न ही उष्मा देगा। मतलब जो कार्यकारी पदार्थ को उष्मा मिल गई है उतनी ही रहेगी, उष्मा का आदान प्रदान यहां पर नहीं होने वाला है। अब जब रख दिया फिर भी इसमें प्रसार हो रहा है, पिस्टन फिर भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो प्रसार हो रहा है। तो उस प्रसार को हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रसार, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो वहां पर रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, और प्रसार यहां पर हो रहा है, इट मींस क्या होगा? रुद्धोष्म प्रसार होगा, और जिससे निकाय है वो बी से सी में पहुंच जाएगा। यहां पर टेम्परेचर बदलेगा, T1 से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। टेम्परेचर T1 से कितना हो गया? T2 हो गया है। फिर देखिए, इस कुचालक स्टैंड से सिलेंडर को उठाकर हम सिंक पर रख देंगे। कहां रख देंगे? सिंक पर रख देंगे। जैसे ही इसको सिंक पर रखेंगे तो इसका टेम्परेचर निम्न होता है, तापमान कम होता है, ये इसको उष्मा देगा। जो कार्यकारी पदार्थ है उससे उष्मा सिंक को प्राप्त हो जाए, तो सिंक लगातार एक समान ताप के ऊपर उष्मा ग्रहण करेगा। उष्मा ग्रहण करेगा एक समान ताप पर, तो टेम्परेचर समान रहेगा तो समतापी प्रक्रम होगा। उष्मा लेगा तो ये क्या होगा? संपीड़ित होगा। तो संपीड़ित होगा तो यहां पर समतापीय संपीड़न होता, निकाय सी से अवस्था डी में पहुंच जाएगा, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब वापस इसी सिलेंडर को यहां से उठाकर यहां रख देंगे। तो देखिए, उष्मा का आदान प्रदान फिर से नहीं होगा, फिर से नहीं होगा तो रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, और निकाय है वो कंटिन्यूसली क्या होगा? संपीड़ित यहां पर होने वाला है, और संपीड़न होगा तो उसको हम रुद्धोष्म संपीड़न कहेंगे। निकाय है तब तक संपीड़ित होता रहेगा जब तक वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना लौट जाए। तो ये डी से पुनः अवस्था ए में पहुंच जाएगा। तो निकाय यहां पर चक्रीय प्रक्रम के तहत कार्य देता है, कार्य प्रदान करता है। ये जो प्रोसेस है वो बार बार दोहराई जाती है। फिर से इस कार्यकारी पदार्थ को यहां स्रोत पर रखेंगे, फिर कुचालक स्टैंड, फिर सिंक, फिर यहां ऐसे ऐसे चलता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? तो यहां पर ये कौन सा इंजन काम कर रहा है? कार्नो इंजन इस तरीके से काम कर रहा है। तो चारों प्रक्रम समझ में आ गए होंगे। इस चक्र को हम कार्नो चक्र कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, एक पूरी प्रोसेस को हम एक ग्राफ के जरिए समझेंगे, जिसको हम कार्नो वक्र कहते हैं, कार्नो ग्राफ कहा जाता है। चारों जो प्रक्रम है उसको एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। चलिए, इनको मैं यहां से एक बार हटा देता हूं और इनके स्थान पर हम कार्नो वक्र का निर्माण कर लेते हैं। कार्नो वक्र, देखो चक्र में तो चार प्रक्रम है, वक्र में उन चारों प्रक्रमों को हम यहां पर दिखाएंगे, शो करेंगे। देखिए, कार्नो चक्र दाब तथा आयतन के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। एक तरफ हम लेते हैं दाब और दूसरी तरफ हम लेते हैं आयतन, और इन दोनों के बीच में यहां पर हम एक वक्र निर्मित करने वाले हैं। देखिए क्या होगा, कैसा होगा। देखिए, यहां पर ये है अवस्था ए, अवस्था ए से ये है अवस्था बी, और ये है अवस्था सी, और ये है अवस्था डी, और यहां से ये वाली अवस्था है वापस ए। तो देखिए, यहां से यहां ए से बी में जा रहा है। देखो एक एक करके डायग्राम को भी समझें। यहां पर मैंने इनके कोऑर्डिनेट दिखा रखे हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को भी यहां पर अच्छे से समझ लीजिए कि ए इसके कोऑर्डिनेट हैं P1, V1, T1, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ए से जब ये बी में जाएगा P2, V2, T1 एक समान ताप पर जाएगा।
इसलिए यहां पर प्रसार भी हो रहा है। यह है समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार हो रहा है। और जो तापमान है वो T1 बना रहेगा, इसके ऊपर पूरे पर टेम्परेचर कितना बना रहेगा, T1 बना रहेगा। क्लियर। फिर देखिए जब ये अवस्था B से C में जाएगा तो यहां पर भी प्रसार हो रहा है, लेकिन उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए ये रुद्धोष्म प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होगा, रुद्धोष्म प्रसार। फिर C से जब ये D में पहुंचता है तो संपीड़न होता है। और संपीड़न देखो C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं P3 V3 T2, और C से जब D में आता है तो देखिए कोऑर्डिनेट P4 V4 और T2 हो जाता है। समतापीय संपीड़न होता है, समतापीय संपीड़न, समतापीय संपीड़न यहां पर होगा। और फिर D से ये कहां पहुंच जाता है, A में, और यहां पर होता है रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न यहां पर होता है। क्लियर। तो यहां पर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें। देख लीजिए कि निकाय है वो अवस्था A से पहले B में समतापीय प्रसार के जरिए पहुंचता है, फिर B से C में रुद्धोष्म प्रसार के जरिए पहुंचता है, फिर C से D में समतापीय संपीड़न होता है, और फिर D से A में जहां पर रुद्धोष्म संपीड़न होता है। तो ये एक चक्रीय प्रक्रम हो गया, और इस संपूर्ण प्रक्रम के दौरान जो किया गया कार्य है वो इस बंद वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर चक्रीय प्रक्रम हो रहा है, और चक्रीय प्रक्रम में जो कार्य होता है वो बंद वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है, बंद वक्र के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। क्लियर। तो ये मैंने जो छायांकित चित्र दिखाया है, छायांकित भाग दिखाया A B C D A, इस क्षेत्रफल के बराबर कार्नोट चक्र में किया गया कार्य होगा, एक चक्र में किया गया कार्य होगा। चलिए यहां पर हम कार्नो इंजन की दक्षता यहां पर देखेंगे। तो जो कार्नो इंजन की दक्षता है वो है निकाय द्वारा किया गया कार्य तथा निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर। किसी भी ऊष्मीय इंजन की दक्षता को हम इसी तरीके से पढ़ते आए हैं, यहां पर भी हम देख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए क्या है कार्नो इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता जिसको हम नीटा से पुट कर रहे हैं, निकाय द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य बट्टे में है दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा को हम Q1 से पुट करेंगे, और यहां पर जो कार्य है इसको W से पुट करेंगे। तो नीटा बराबर हमारे पास में होता है W बट्टे में Q1। अब यहां पर हम एक तो W निकाल लेते हैं, किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब देखिए हम समतापीय प्रक्रम तथा रुद्धोष्म प्रक्रम पहले ही पढ़ चुके हैं, और उनमें जो कार्य है वो भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो विद्यार्थी उन्हीं सूत्रों का मैं यहां पर प्रयोग करता हुआ सीधे फॉर्मूले यहां पर पुट करने वाला हूं। और यदि वो फॉर्मूले आपको देखने हैं, समझने हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, समतापीय प्रक्रम का वीडियो देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम का वीडियो देखिए, और उन प्रक्रमों में जो किया गया कार्य है उनको आप अच्छे से वहां पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कार्य किसके इक्वल होगा, कार्य ये होगा W, और ये जो W है ये है समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम में समतापीय संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न, इन सभी प्रक्रमों में किए गए कार्य के योग के बराबर। चलिए हम देख लेते हैं कि इन प्रक्रमों में कितना कार्य किया गया, फिर हम उनको ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस सूत्र का अभी हम प्रयोग करेंगे। बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम है इसलिए इनको यहां से हटाना पड़ेगा। ये वाला जो सूत्र है वो अंत में हम यूज में लेंगे।
देखिए सबसे पहले हम देखेंगे समतापीय प्रक्रम जो प्रसार हो रहा है उसमें किया गया कार्य। सबसे पहले हम देख लेते हैं समतापीय प्रसार में कार्य। प्रसार में कार्य, देखिए जो कार्य है हम ये जानते, देखो इसको एकदम क्लियर करें। कार्य को मैं W1 से लिख रहा हूं। समतापीय प्रसार में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम ये जानते हैं कि समतापीय प्रक्रम के अंदर ताप में कोई बदलाव नहीं होता, और जब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? तो यहां पर आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो निकाय को दी गई सारी की सारी ऊष्मा है वो कार्य में कन्वर्ट होगी। किसमें बदलेगी? कार्य में बदल जाएगी। तो यहां पर निकाय को दी गई जो ऊष्मा है वो ही कार्य के इक्वल होगी। तो Q1 है वो W1 के इक्वल होगा। समतापीय प्रक्रम में जो किया गया कार्य है उसका हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं 2.303। देखिए 2.303 R, जैसे यहां पर T1 टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है। किस ताप पर हो रहा है? T1 ताप के ऊपर यहां पर प्रक्रम हो रहा है। तो 2.303 R T1, और जो आयतन है वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? V1 से V2 तक चेंज हो रहा है, तो V2 अपॉन में V1 आ जाएगा। ये तो आ गया है समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य। क्लियर? फिर मैं बात करता हूं रुदोष्म प्रक्रम में कार्य। रुदोष्म प्रक्रम में कार्य, रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य को हम W2 से पुट कर रहे हैं, और ये W2 बराबर होगा R बट्टे में गामा -1, और टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है। T1 से कितना हो गया है? T2 हो गया है। तो ये आ गया है रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। फिर है समतापीय संपीड़न में कार्य। समतापीय संपीड़न में कार्य, उसको हम W3 से पुट कर रहे हैं। अब देखिए समतापीय संपीड़न हम जानते हैं कि जब जो कार्यकारी पदार्थ है उसको कुछ अलग स्टैंड से उठाकर यदि हम सिंक के ऊपर रख देते हैं तब समतापीय संपीड़न होता है, और उस स्थिति में नियत ताप पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, और उस स्थिति में जो कार्य है वो उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होता है। तो यहां पर जो W3 है वो उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा? उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर, उसके परिमाण के बराबर। यहां पर जो कार्य है उसको हम W3 से पुट कर रहे हैं, और उत्सर्जित ऊष्मा को Q2 से पुट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो कार्य है वो बराबर होगा माइनस में, या आप ले सकते हैं इसको प्लस में भी, 2.303 RT2, क्योंकि ये अब जो टेम्परेचर है वो T2 टेम्परेचर पर हो रहा है, और log V3 बट्टे में V4 ये हम पुट कर देंगे। फिर हम देखेंगे अंत में रुदोष्म संपीड़न। रुदोष्म संपीड़न में कार्य, यहां पर रुदोष्म प्रसार हो रहा है, उसको हम W4 से पुट कर रहे हैं, जो कि R बट्टे में गामा -1 T2 - T1 होगा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो उसमें इंजन की दक्षता है, कार्नो इंजन की दक्षता है, वो नीटा बराबर W अपॉन में Q1 के इक्वल होगी। तो यहां से आप ध्यान दें नीटा बराबर W बट्टे में Q1, ये जो W है वो इन चारों W का योग करेंगे तो W2 और W4 में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसमें एक नेगेटिव साइन कॉमन लेकर इसको हम काट सकते हैं। देखो यहां पर हम T1 लिख दें, यहां पर T2 लिख दें तो एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों बचेंगे। अब ये दोनों बचेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे? देखो इसे मैं लिख सकता हूं W बराबर, पहले तो मैं ऐसे लिख सकता हूं W1 + W2 + W
3 प्लस W4 बट्टे में Q1, और ये जो W है ये Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के इक्वल भी हो रहा है। और साथ में आप देखें कि देखिए विद्यार्थियों, यदि हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है। W2 और W4 तो कट जाएगा, W1 और W3 बचने वाला है। तो यहां से 2.303 R ये तो आ जाएगा कॉमन। और फिर देखो, फिर भी समझ लीजिए यहां से कि log V2 अपॉन V1 है, इसको भी V3 बट्टे में V4 को भी हम V2 अपॉन V1 में लिख सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव साइन यहां पर क्रिएट हो जाता है। देन उस स्थिति के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास में आ जाएगा T1 माइनस T2 और log V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। यहां से Q1 की जो वैल्यू है वो है 2.303 R T1 log V2 अपॉन V1। यहां से सारी राशियां कट जाएगी, नीटा बराबर हमारे पास में देखिए क्या रह जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो नीटा का ये आ गया हमारे पास में सूत्र, T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हमें प्राप्त हो चुका है। तो किसी भी कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो नीटा बराबर होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 के इक्वल किसी भी कार्नो इंजन की दक्षता होती है। अब देखिए यहां पर आप समझें कि किसी भी कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो किन राशियों पर डिपेंड करेगी। तो ये स्रोत और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। स्रोत का तापमान उच्च होता है और सिंक का तापमान निम्न होता है। स्रोत के तापमान को हम T1 से तथा सिंक के तापमान को हम T2 से पुट करते हैं। तो देखिए कार्नो इंजन की दो दक्षता है वो स्रोत के तापमान T1 तथा सिंक के तापमान T2 पर निर्भर करती है। इन दो तापों के मध्य काम करने वाले, देखो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिए कि यदि ये तापमान समान रहते हैं तो सभी जो उसमें इंजन है, कार्नो इंजन है, उनकी दक्षता सेम रहेगी। देखिए दो समान तापों के मध्य काम करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता सेम होती है। मेरे जो कुछ स्टेटमेंट है वो आप अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि पहला जो स्टेटमेंट है वो तो क्या है कि किसी भी कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो स्रोत के तापमान T1 तथा सिंक के तापमान T2 पर निर्भर करती है। T1 T2 के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ इन दो तापों पर डिपेंड करती है। दूसरी बात क्या है कि जो कार्नो इंजन होता है वो पूर्णतः उत्क्रमणीय इंजन होता है। कैसा इंजन है? उत्क्रमणीय इंजन। तो दो समान तापों के मध्य काम करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की या सभी कार्नो इंजनों की दक्षता सेम होती है। सभी कार्नो इंजनों की दक्षता क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए यहीं पर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। उष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वो क्या है? इससे पहले मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, यहां पर कार्नो परमेय, कार्नो परमेय, देखो हमने इस वीडियो में कार्नो इंजन क्या है, फिर उसके पश्चात कार्नो चक्र, कार्नो वक्र, फिर कार्नो इंजन की दक्षता, और अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कार्नो परमेय। कार्नो परमेय क्या है इसका स्टेटमेंट आप अच्छे से समझ लेंगे कि देखिए दो नियत तापों के मध्य काम करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो परमेय, हमारे पास में दो ताप हैं T1 और T2। ये हैं स्रोत का तापमान और ये है सिंक का तापमान। और इन तापों के मध्य काम करने वाले जितने भी उसमें इंजन हैं, उन उसमें इंजन को उसमें इंजन की जो दक्षता है, उसमें इंजन की जो दक्षता है वो कार्नो इंजन की दक्षता से ज्यादा नहीं हो सकती। कार्नो परमेय क्या कहता है सुन लीजिए कि दो नियत तापों T1 तथा T2 के मध्य काम करने वाले किसी भी उसमें इंजन की दक्षता
एक पूर्णतः उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, या हम कह सकते हैं कार्नो इंजन की दक्षता से ज्यादा नहीं हो सकती। यही है कार्नो प्रमेय। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो नियत तापों के T1 तथा T2 तापों के मध्य काम करने वाले किसी भी ऊष्मीय इंजन की जो दक्षता है वो पूर्णतः उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती या कार्नो इंजन की दक्षता से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? यही है कार्नो प्रमेय। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। देखिए ऊष्मागतिकी के जो दूसरा नियम है उसमें दो स्टेटमेंट हैं। चलिए एक बार मैं इन सबको हटाता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे यहां पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। विद्यार्थियों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है इसके दो स्टेटमेंट है, क्लॉसियस का कथन और फिर हम प्लांक एवं केल्विन का स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लॉसियस। दो कथन है, तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारे पास में वो है क्लॉसियस का कथन। क्लॉसियस का कथन, क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है वो क्या है समझें। क्लॉसियस ये कहते हैं कि एक ऐसी मशीन बनाना असंभव है जिसमें बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हो सके। ऐसा संभव नहीं है, ऐसी मशीन बनाना संभव नहीं है बाह्य कार्य के बिना ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हो सके। क्लियर? देखिए एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है। जैसे हमारे पास में ये है स्रोत जिसका टेम्परेचर क्या होता है T1 और ये जो टेम्परेचर है वो है उच्च, तापमान क्या है उच्च, और यहां पर ये है कार्यकारी पदार्थ। ये क्या है कार्यकारी पदार्थ, और कार्यकारी पदार्थ यहां से ऊष्मा ले रहा है। यह है सिंक जिसका टेम्परेचर है T2 और यह निम्न तापमान है कि यदि हम इधर से कार्य नहीं करें, कार्य का मान कितना हो जब 0 हो, कार्य 0 हो, तब यहां से ऊष्मा दी जा रही है और यहां पर ऐसा संभव नहीं है। ये एक असंभव प्रक्रिया है, असंभव प्रक्रिया है। तो एक ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो बाह्य कार्य के बिना निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह कर सके। यह है इस नियम का पहला स्टेटमेंट। ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है, मशीन का निर्माण असंभव है जिसमें बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में, बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो, ऊष्मा का प्रवाह हो। क्लियर? दूसरा जो स्टेटमेंट है वो केल्विन तथा प्लांक दोनों ने मिलकर दिया। देखिए क्या है, केल्विन एवं प्लांक का कथन, केल्विन एवं प्लांक का कथन क्या है वो भी समझ लीजिए कि ये हमारे पास में है स्रोत,
और हम ये जानते हैं कि इसका टेम्परेचर होता है उच्च, और यहां हमारे पास में है ये कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ, और यहां पर हमारे पास में है सिंक। तो देखिए किसी भी उसमें इंजन का, ऐसे उसमें इंजन का निर्माण संभव नहीं है जो सारे का सारी जो ऊष्मा ग्रहण करता है वो सारी की सारी ऊष्मा को किस में कन्वर्ट कर दें, कार्य में कन्वर्ट कर दें। यहां पर Q2 उत्सर्जित ऊष्मा 0 हो, तो ऐसा संभव नहीं है। इट मीन्स किसी भी उसमें इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। केल्विन एवं प्लांक का कथन यही बताता है। तो ऐसे उसमें इंजन का निर्माण संभव नहीं है, ऐसा उसमें इंजन, ऐसा उसमें इंजन असंभव है, असंभव है जो स्रोत से ग्रहण की गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे। स्रोत से ग्रहण की गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे, ऐसा इंजन संभव नहीं है। यह भी क्या है, एक असंभव प्रोसेस हमने यहां पर दिखाई है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये रहे हैं दो स्टेटमेंट जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब मैं यहां पर बात करूंगा एंट्रोपी की। तो देखिए एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप होता है। क्या है वो भी समझ ले। नियम क्या है वो हमने बता दिया है, उसका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लीजिए। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या चीज है, ये किसी निकाय की अव्यवस्था का माप होता है। निकाय की आणविक गति की अव्यवस्था का माप, आणविक गति की अव्यवस्था का माप होती है। ये अव्यवस्था का माप ही क्या है, एंट्रोपी है। निकाय की आणविक गति की अव्यवस्था, जो अनियमितता है, अव्यवस्था है, उसी को ये हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी इसको हम ds से पुट कर रहे हैं, निकाय द्वारा, निकाय को दी गई ऊष्मा या निकाय द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा तथा परम ताप के अनुपात के बराबर होती है। तो ds है ये dq अपॉन t के इक्वल होगी। ds है वो किसके बराबर होगा, dq अपॉन t के इक्वल होगा। क्लियर। तो जो एंट्रोपी है वो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा परम ताप के अनुपात के बराबर होती है। ये अव्यवस्था का माप होती है और यही ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का गणितीय रूप है, ds इक्वल टू dq अपॉन t। क्लियर। देखिए जब निकाय साम्य की स्थिति में होता है तो एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। निकाय जब साम्य की स्थिति में रहेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब वो सबसे साम्य की स्थिति में रहेगा सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी। जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी एंट्रोपी का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। निकाय जितनी ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करेगा एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है विद्यार्थियों। अब हम इन सब पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले लेते हैं, एक एक करके उनको सोल्व कर लेते हैं। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड एवं -123 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो देखिए ये तो स्रोत का तापमान है, ये सिंक का तापमान है। जो ज्यादा वाला टेम्परेचर होता है वो स्रोत का और जो कम वाला होता है वो सिंक का। तो यहां पर ध्यान दें
कि जो T1 है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन। T2 का मान दे रखा है माइनस में 123 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 150 केल्विन। नीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन में T1। ये हमारे पास में आ गया है 150 बट्टे में 300, तो नीटा बराबर कितना आ गया 1 माइनस 1/2, मतलब 1/2 50% दक्षता होगी। कितने परसेंट होगी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके ठीक ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे अब कि 300 केल्विन तथा 600 केल्विन के बीच कार्यरत है, उसमें इंजन का निर्गत कार्य 800 जूल प्रति चक्र है। तो स्रोत से प्रति चक्र इंजन को दी गई ऊष्मा। देखिए जो कार्नो इंजन है उसकी दक्षता होती है नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, जिसे हम W अपॉन Q1 से भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे को यहां पर पूछा है Q1, हमें क्या पूछा है Q1, तो इसे हम देखिए क्या लिख सकते हैं। चलिए T1 माइनस T2 बट्टे में T1 बराबर W अपॉन Q1, तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में T1 अपॉन T1 माइनस T2 इंटू W। T1 की वैल्यू कितनी है, जो उच्च तापमान है वो है 600, वो है T1, फिर अपॉन T1 माइनस T2, तो 600 माइनस 300 गुणा में 800, देन कितना आ जाएगा 600 बट्टे में 300 गुणा में 800, 1600 जूल प्रति चक्र आ जाएगा, 1600 जूल प्रति चक्र। फिर देखिए कार्नो इंजन के लिए सिंक का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड और दक्षता है 25%। तो स्रोत का टेम्परेचर क्या होगा, फॉर्मूला यही लगने वाला है। हमें इंजन में सिंक का टेम्परेचर जो T2 है वो दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम 300 केल्विन कह सकते हैं। T1 हमें पूछा है, और जो नीटा है वो हमें दे रखा है 25%, जिसे हम 25/100 बराबर 1/4 कह सकते हैं। तो 1/4 बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस T2, 300 बट्टे में T1, तो ये 300 बट्टे में T1 बराबर 1 माइनस 1/4, ये हमारे को क्या मिल जाएगा 3/4। तो ये T1 बराबर आ गया 300 बट्टे में 3 इंटू 4 बराबर 400 केल्विन। तो T1 का जो मान है वो कितना में होगा 400 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब सिंक का टेम्परेचर कितना हो 500 केल्विन हो, तो कार्नो इंजन की दक्षता है 50%, और स्रोत का तापमान नियत रखते हुए इंजन की दक्षता 60% करने के लिए सिंक का टेम्परेचर क्या करना होगा। चलिए देखें क्वेश्चन को समझें कि पहली स्थिति में, प्रथम स्थिति में हमें देखिए जो तापमान है सिंक का T2 बराबर दे रखा है 500 केल्विन, ठीक है, और T1 हमें ज्ञात करना है, और नीटा हमें दे रखा है 50%। 50% का मतलब हो गया 50/100, मतलब 1/2। और इस स्थिति में नीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम T1 फाइंड आउट कर लेंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसे मैं क्या लिख दूं T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस नीटा, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू T1 की, तो T1 बराबर क्या आ जाएगा T2 बट्टे में 1 माइनस नीटा। तो T2 का मान तो कितना है 500, 1 माइनस नीटा, एक में से 1/2 घटेगा तो आधा बच जाएगा, ये आ गया 1000 केल्विन। 1000 केल्विन। दूसरी जो स्थिति है उसमें देखिए ये कहा गया है कि जो स्रोत है उसका टेम्परेचर नियत रखिए। दूसरी स्थिति में ध्यान दीजिए, स्रोत का टेम्परेचर नियत रखना है, मतलब 1000 केल्विन ही रखना है, और दक्षता आपको करनी है 60%, 3/5। तो T2 यहां से फाइंड आउट हो जाएगा,
सिंक का टेम्परेचर निकालना है। तो नीटा बराबर क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस नीटा, और ये आ गया T2 बराबर 1 माइनस नीटा इंटू में T1। तो 1 माइनस नीटा की वैल्यू है 3/5, T1 का जो मान है वो है 1000, यहां से 2/5 इंटू 1000, तो ये हमारे पास में आ गया है 400 केल्विन। तो बढ़ाना कितना पड़े, एक तो ये आता है कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले कितना था 500, अब घटाना पड़ेगा 400 करना पड़ेगा। 60% के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और एक आपको केवल और केवल ताप पूछें तब 400 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि कार्नो इंजन पर आधारित थे। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने कार्नो इंजन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, एंट्रोपी के बारे में यहाँ पर चर्चा की, उनको समझा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऊष्मागतिकी, जो अब तक हमने वीडियो देखे हैं, विभिन्न प्रक्रम देखे हैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।